अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। साइंसदानों ने कुदरत से बहुत सीखा। आज हम जितनी भी इन्वेंशंस देखते हैं उनमें से ज़्यादातर इन्वेंशंस हमने कुदरत को देखकर बनाई हैं। जब हम किसी भी दरख्त की तरफ देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो अपने बीज दूर दूर फेंकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर उसके बीज उसके साए में गिरे तो वो दरख्त नहीं बन सकेंगे। इसलिए हवा के साथ, पानी के साथ, जानवरों के साथ वो अपने बीजों को दूर फेंकने की कोशिश करते हैं। साइंसदान इस अमल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आजकल बहुत गौर से देख रहे हैं। मसलन हम डैंडेलियन को देखते हैं, आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं कि वो किस तरीके से हवा के ज़रिए अपने बीजों को दूर दूर भेजता है ताकि वो वहाँ ज़मीन पर गिरे और पौधे उगा सकें। फिर हमारे पास वाइन फ्लावर स्टार आता है, जिसकी तस्वीर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये भी अपने बीज दूर फेंकता है। इसी तरीके से मैपल ट्री है, इसके बीज तो हेलीकॉप्टर की तरह घूमते हुए दूर जाते हैं, हालांकि उनमें कोई मोटर नहीं लगी हुई, कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन उनकी साख्त ऐसी है कि वो हेलीकॉप्टर की तरह घूमते हैं, उड़ते हैं हवा के साथ और दूर दूर जाकर गिरते हैं। मैपल ट्री के बीज को देखकर साइंसदानों को ख्याल आया कि इस तरीके के माइक्रो रोबोट्स तो हम बना सकते हैं जो कि उड़ सकते हैं। आज तक इतना छोटा रोबोट नहीं बनाया गया जो कि उड़ सके, लेकिन मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ प्रोफेसर जॉन रॉजर से, जो कि प्रोफेसर ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, और ये काम कर रहे हैं कि ये माइक्रो फ्लायर्स बना रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे रोबोट्स बना रहे हैं जो कि इन बीजों की तरह उड़कर दूर दूर तक जा सकेंगे। उनकी पब्लिकेशन अभी रिसेंटली नेचर मैगजीन में पब्लिश हुई है, और मैं आपको उनके जो रिसर्च पेपर है उसका उन्वान भी दिखा रहा हूँ, 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोफ्लायर इंस्पायर्ड बाय विंड डिस्पर्स्ड सीड्स। और यहाँ पर उन्होंने इन माइक्रोफ्लायर्स के बारे में हमें बताया है, तो आप इनका साइज़ देख सकते हैं। इनका साइज़ तकरीबन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, रेत के ज़र्रे के बराबर ये रोबोट्स होंगे। इन रोबोट्स पर सर्किट बोर्ड्स भी होंगे, चिप्स भी होंगे, लेकिन इनके सेंटर में वज़न बहुत कम रखा गया है। इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है, इसकी एरोडायनामिक्स ऐसी बनाई गई है ताकि ये रोटेशन दे सके, जब हवा चले तो ये रोटेट कर सकें। उसके साथ साथ इन चिप्स में वायरलेस कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी भी रखी गई है। ये चिप्स या ये माइक्रोफ्लायर्स जब उड़ रहे होंगे तो ये अपने साथ भी कम्युनिकेशन कर रहे होंगे और पीछे भी कंट्रोल रूम से भी कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, तो इनके पास कम्युनिकेशन का भी पूरा स्ट्रक्चर है। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये देखा कि अगर इतने ज़्यादा माइक्रोफ्लायर्स हम ज़मीन पर भेजेंगे तो जहाँ जहाँ ये गिरेंगे, ख़राब होंगे, वहाँ वहाँ ये पोल्यूशन फैलाएंगे। तो इनको ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी उसका मतलब यह है कि वो वक्त के साथ साथ जिस तरह जानवर ख़त्म हो जाते हैं, मट्टी में मिल जाते हैं, इंसान मट्टी में मिल जाते हैं, ये रोबोट्स भी आहिस्ता आहिस्ता मट्टी का हिस्सा बन जाएंगे। ये ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं, इनको पॉलीमर से बनाया जाता है, इनको ऐसी चिप से बनाया जाता है जो डिज़ोल्वेबल चिप्स होती हैं, कंपोजिटेबल कंडक्टर से बनाया जाता है, बायोडिग्रेडेबल इलेक्ट्रोड से बनाया जाता है। ये वो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इनमें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि अगर कहीं भी कोई माइक्रोफ्लायर गिर जाए घास पर तो कुछ अरसे के बाद वो वहीं पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि उससे डाटा तो हमारे पास आ रहा है। माइक्रोफ्लायर की अगर इंजीनियरिंग देखें और डिज़ाइन देखें तो उसके 2 हिस्से। मेन इसका हिस्सा बीच का है जिसके ऊपर सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इस हिस्से की विड्थ मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1 मिलीमीटर है, और उसके बाद इसके स्ट्रक्चर, जो इसके विंड स्ट्रक्चर हैं, वो 3 अदद पर हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हेलीकॉप्टर के पर होते हैं, जो कि इसको उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आप देखें कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई मोटर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये रोटेट करेगा। और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत कम रखी जाती है। आपका सवाल होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? जब एक पैराशूटर जहाज से छलांग लगाता है तो उस पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, एक ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ और एक उसकी ग्रेविटी के अंडर उसका वेट। जब वो छलांग लगाता है
तो अब उसका वेट ज़्यादा होता है और ड्रैग फोर्स कम होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग फोर्स और वेट में मुताबिकत आ जाती है, वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जब ये पॉइंट आ जाता है कि उस पर जो ड्रैग फोर्स लग रही है वो और उसका वेट दोनों बराबर हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लग रही हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं और इस एक्सेलरेटिंग बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। यानी अब ये कांस्टेंट स्पीड के साथ ज़मीन पर गिर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। ये वो पॉइंट है, इस स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और इन माइक्रोफ्लायर्स को जब बनाया गया तो इनकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत कम रखी गई ताकि ये बहुत जल्दी ये स्टेबिलिटी हासिल कर लें और उसके बाद ये फ्लोट करना शुरू कर दें हवा के साथ साथ। यहाँ पर उन्होंने इनकी डेवलपमेंट और फैब्रिकेशन के बारे में भी बहुत बताया। इनके ऊपर एक सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर यूवी सेंसर, अल्ट्रा वायलेट सेंसर्स लगे हुए हैं। इस बोर्ड के ऊपर छोटा सा कंट्रोलर भी है, माइक्रो कंट्रोलर, जो कि सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। पावर सोर्स के तौर पर हम सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर एंटीना है जो कि कम्युनिकेशन के लिए है और मेमोरी भी है। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर, किस साइज पर बात हो रही है। और जब इसको टेस्ट किया जाता है तो इसे विंड टनल में टेस्ट किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर इसकी टेस्टिंग दिखा रहा हूँ जो कि दो चीज़ों से हो रही है। इसके होलोग्राम को भी देखा जा रहा है, लेज़र टेस्टिंग हो रही है और इसके साथ साथ इसको विंड बड़ी तेज़ी से चलाकर, जिसे हम विंड टनल कहते हैं, और उस पर भी इसका रिस्पांस देखा जा रहा है। तो इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन देखी जा रही है कि इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है और इसकी ज्योमेट्री कैसी है और क्या उसको इम्प्रूव करने की फर्दर ज़रूरत है। तो लैब की टेस्टिंग आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत टेस्ट हैं जो कि इस पेपर में बताया गया है। मसलन पीएच टेस्ट, अगर किसी जगह ये जाता है जहाँ पर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ये रोबोट आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, इसकी बॉडी पिघलना शुरू हो जाएगी। तो उसको भी देखा गया कि अगर किसी ऐसी जगह जाता है जहाँ पर अल्कलाइन जगह है या एसिडिक जगह है तो वहाँ पर इसकी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, इसे हमने पीएच इफेक्ट्स का है। और एरोडायनामिक्स तो है ही है, इसकी रोटेशन, इसकी टिल्ट, इसका स्ट्रक्चर, उस पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई। उनको किन एंगल पर कर्व देना है, उनको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, ये सारी की सारी चीज़ें इस पेपर में हमें बताई गई हैं। इस माइक्रोफ्लायर का पर्पस क्या है? जो बताया गया है वो पर्पस तो ये है कि आप एटमॉस्फेयर की पोल्यूशन को मेजर कर सकते हैं। किसी समंदर में ऑयल फैल गया है किसी जहाज़ के लीक होने की वजह से, तो उसको आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सूरज से आने वाली यूवी वेव्स को हम देख सकते हैं कि वो कितने यूवी इंटेंसिटी के साथ हमारे पास आ रही हैं, हम उसको देख सकते हैं। हम पॉपुलेशन का सर्वे कर सकते हैं, हम किसी डिजीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें बताई जाती हैं। लेकिन ये एक एक्टिव फ्लाइट कंट्रोल कैपेबिलिटी रखने वाला डिवाइस है और कंट्रोल इसका पीछे होगा, और क्योंकि इसमें पावर सोर्स है इसलिए ये एक्टिव है और ये मक्खी की तरह उड़ेगा। फ़िलहाल हम इसकी फ़्लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि अभी हमने इसको जस्ट ईजाद किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी फ़्लाइट को भी कंट्रोल करेंगे और इसके साथ साथ इसके ऊपर कैमरे भी लगाएंगे। तो ये दो चीज़ें करने के बाद ये माइक्रोफ्लायर फ्लाइंग के लिए तो यूज़ होगा, लेकिन स्पाइंग के लिए, जासूसी के लिए यूज़ होगा। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, बल्कि उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इसको स्पाइंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसको बहुत छोटा करके लिखा गया। लेकिन जो मुझे फ्यूचर में इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन नज़र आ रही है वो स्पाइंग ही नज़र आ रही है, क्योंकि ये इतना छोटा है कि इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। और अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए एक ड्रोन की तरह और इस पर कैमरे लगे हों तो स्पाइंग के लिए इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।